हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ और कैनरा रोबेको आईपीओ, इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है इनकी लिस्टिंग की। कल 16 अक्टूबर को इनकी लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा कैनरा एचएसबीसी आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ जाने वाला है, उसका भी अपडेट लेंगे। मिडवेस्ट आईपीओ की जीएमबी में उछाल देखने को मिला है, उसका कारण क्या है, एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। और बात करें आज एलजी आईपीओ की, तो आज एलजी आईपीओ के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली। शुरू सुबह अगर देखा जाए मार्केट के अंदर तो इसकी हल्की हल्की तेजी थी और 1700 के ऊपर भी गया। फिर उसके बाद क्या कि हल्की सी गिरावट, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, हल्की सी गिरावट के साथ आज ये क्लोज हुआ है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। मैंने आपको कहा भी है, टारगेट फिक्स रखिए। शॉर्ट टर्म है तो फिर शॉर्ट टर्म, जितना प्रॉफिट मिला एग्जिट हो गए। लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो थोड़ा बहुत कभी ऊपर भी होगा, कभी नीचे भी होगा, तो इसको थोड़ा क्या है कि हमें सहन करते हुए चलना पड़ेगा। मान लो थोड़ा और हमारे टारगेट से भी नीचे चला जाए, कभी कभार लगता है कि भाई टारगेट से भी नीचे चला गया, और तो कभी कभार आपको मन में फील आता है कि भाई उसको पैसा एक्स्ट्रा है तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं। ये चीज़ स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए माइंड के अंदर। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी है, पॉजिटिव्स इसके अंदर अच्छे हैं, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। मतलब ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, क्वालिटी कंपनी आप इसको कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से होल्ड सेल बाय सेल किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनली मेरे पास रिटेल वाले 2 लॉट पड़े हैं और एक्स्ट्रा और भी मैंने लिए थे। फिर दोस्तों, आज मिडवेस्ट आईपीओ जिसके अंदर अप्लाई करने के लिए पहला दिन था, पहले ही दिन जीएमपी के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला और सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा मिला। अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है पहले ही दिन, और क्यूआईबीज की तरफ से भी श्री गणेश हो गया है। टोटल 1.83 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हो गया है पहले ही दिन। अच्छी बात है, क्योंकि जीएमबी 2% के आसपास ही थी। उस हिसाब से देखा जाए सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल गया, क्योंकि जीएमबी में आज सुबह ही उछाल देखने को मिल गया। इस कारण क्या है कि इसको सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिल गया। क्यूआईबीज ने भी श्री गणेश कर लिया है, क्यूआईबी पोर्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है, हो जाएगा ये कल या परसों तक पूरा सब्सक्राइब तो होना ही है। और एनआईआई पोर्शन 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पोर्शन 1.59 और एम्प्लॉय पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, काफी अच्छी बात है। आप में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो इसकी कल जीएमपी जो 2% के आसपास चल रही थी, अभी जीएमपी में उछाल क्यों देखने को मिला है, उसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। एक तो देखिए एलजी आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग हो गई है, थोड़ा आईपीओ सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए हैं। दूसरा, इसकी एंकर लिस्ट जो छोटा इश्यूज आई है उस हिसाब से ठीक आई है, मतलब जो इसके अंदर एंकर्स के नाम है वो ठीक है। तो अभी अगर लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 16%, 16% के आसपास जीएमपी चल रही है, 170 रुपये पर शेयर, 170 रुपीज़ पर शेयर। पर देखिए जीएमपी के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, सही गलत कुछ भी हो सकती है, इसलिए पूरे भरोसे नहीं रहना है। नहीं कोई लिस्टिंग का कोई हमें गारंटी देता है कि यहाँ पर ही लिस्टिंग होगी, बस एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई, 135 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। तो बात करें म्यूचुअल फंड या डीआईआईस की, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसके अंदर अगर बड़े नाम कहें 2 म्यूचुअल फंड के अंदर तो एक्सिस और कोटक 2 बड़े नाम हैं। उसके अलावा एडलविस, ये भी अच्छा नाम है, आईटीआई म्यूचुअल फंड, तो ये एक बड़े नाम है। उसके अलावा 1-2 और भी डीआईआईस के अंदर नाम शामिल है। फिर एफआईआईस के अंदर काफ़ी बड़ा नाम गोल्डमैन सैक्स, ये अकेला ही नाम है इसके अंदर एफआईआई के अंदर। तो ओवरऑल देखिए छोटा इशू साइज है तो ज़्यादा कोई एंकर लिस्ट की बड़ी उम्मीद कर नहीं सकते, बट इस छोटे इशू साइज के अंदर भी 3-4 बड़े अच्छे नाम शामिल हैं, मतलब जो क्वालिटी होती है कंपनीज वो शामिल है। तो उस हिसाब से मैं इसकी एंकर लिस्ट को एवरेज मतलब 5, 5.5 जैसी रेटिंग दे सकता हूँ। मतलब एवरेज से हल्का सा अबो एवरेज कह सकते हैं, हल्का सा, मतलब ये अपना जो एवरेज वाला पॉइंट है उससे एक लाइन थोड़ा सा आगे चला गया है। एंकर लिस्ट अच्छी है। तो अभी अगर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स देखें, अब एग्जैक्टली जो 4 पैरामीटर्स आ चुके हैं, तो जीएमपी अभी 16% है। हालांकि इसको आधा दें या 1 पॉइंट भी दे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 20% के अभी पास में है, ठीक है। तो अभी आधा मान के चलें, जीएमपी में आधा पॉइंट इसको मिल जाता है। एंकर लिस्ट ठीक आई है, एंकर लिस्ट में भी आधा पॉइंट मिल जाता है। वैल्यूएशंस महंगी है, वैल्यूएशंस में 0 पॉइंट मैं दूंगा। सब्सक्रिप्शन भी सही मिल रहा है, आधा या 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं। तो अभी अगर रेटिंग देखें तो न्यूट्रल बन रही है, 4 में से लगभग आप मान के चले 2 जैसा इसको पॉइंट बन जा रहा है। मतलब अगर जीएमपी का थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सब्सक्रिप्शन का ले ले, अभी मैंने सब में आधा दे दिया तो 1.5 पॉइंट बन रहा है वैसे, बट थोड़ा थोड़ा उनका भी ले तो न्यूट्रल जैसी आराम से इसकी रेटिंग बन सकती है। मतलब इसके अंदर भी ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। बाकी और भी इसका सब्सक्रिप्शन कल देखेंगे हम और फाइनल अपडेट भी जान लेंगे, उसके अंदर सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो देखा जाए मैंने सारे फैक्टर्स इसके अच्छे हैं, बट दिक्कत है वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। मैंने अब कहा भी था, एक नेगेटिव है इसके अंदर वैल्यूएशंस। अगर वैल्यूएशंस अच्छी होती तो ये कंपनी टिप टॉप होती। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी है, वैल्यूएशन सही होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता।
फिर दोस्तों कैनरा HSBC आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर लगभग सबको अलॉटमेंट मिलना संभव है, मतलब काफी हद तक लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। ग्रे मार्केट का प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दोस्तों बात करें रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की, मतलब इन दोनों आईपीओ को हमें होल्ड करना चाहिए, सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है कल 16 अक्टूबर 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप उससे पहले 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले किसी को बाय करना है, सेल करना है, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, तो ये आईपीओ का अगर एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस जानते हैं तो 485 रुपीज़ के अंदर अलॉट हुआ है लगभग, ठीक है। और जीएमपी चल रही लगभग जीएमपी देखिए फिक्स चीज़ नहीं है, एक अंदाजा है। तो 135 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है लगभग। तो 620 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है जीएमपी के अनुसार। हालांकि अभी अगर लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे तो आपको 155 भी कहीं कहीं दिखाएगी, बट मैं ये सेफर साइड में जो मतलब आप कहें तो 3-4 जगह से जो डिमांड एग्जैक्टली लग रही है कि 135 के आसपास ये लिस्टिंग होने की संभावना है, 620 रुपए के आसपास। मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा तो 580 से 650 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसकी जीएमपी में एकदम से उछाल आया है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि देख के इसको कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% इसके अंदर लिस्टिंग मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं कल कैसा इसको रिस्पांस मिलता है। अब देखिए 30% मिल जाए, 30% से ऊपर भी मिल जाए, अच्छी बात है, खराब नहीं है। बट जैसा मुझे लग रहा है कि भाई 10-15% मैक्सिमम 20% जैसा मुझे ऐसी संभावनाएं लग रही है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 4 से 4,500 रुपये के बीच में नजर आ रहा है। तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले देखिए, अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। फिर देखिए आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। टारगेट हमेशा फिक्स रखना है, या लॉन्ग टर्म रखो या शॉर्ट टर्म रखो। फिर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है और फिर आपने सेल नहीं किया, आपने कहा कि बाद में कल बढ़ जाएगा, कल थोड़ा सा रख लूँ, तो कल गिर गया तो फिर क्या करोगे। तो ये चीज़ है, फिर आपको पछतावा होगा। तो वो चीज़ दिमाग में रख के ही डिसीजन बनाइएगा। पर अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जान लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि एक तो ये फार्मा सेक्टर की तो कंपनी है, बट इसके अंदर थोड़ा इसकी स्पेशलिटी रिसर्च कंपनी करती है। जो नई नई दवाइयाँ होती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसकी रिसर्च वगैरह भी करती है, उनको पेटेंट वगैरह दिलवाना होता है, वो सारे काम भी ये कंपनी करती है। तो नई दवाई और जेनरिक दोनों ही दवाइयाँ ये मैन्युफैक्चर करती है और ज़्यादातर इसका क्लाइंट बेस है यूएस, अमेरिका के अंदर है। और वहाँ से मतलब अप्रूवल के बाद सारी इसकी दवाइयाँ वगैरह बनती है। मतलब ये पूरा रेगुलेटेड दवाइयाँ बनाती है, जो पूरा नियम कायदे से बनती है। इसमें इतना % यही चाहिए, वो उस तरह से इसकी दवाइयाँ बनती है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है इसके। आईपीओ के बाद इसके ऊपर डेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, एंकर्ड स्टेज की अच्छी आई है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो इसके ऊपर डेट है, पर आईपीओ से थोड़ा बहुत पे करेगी तो थोड़ा डेट कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, एक ये अच्छा है। दूसरा है वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। बाकी एक और दिक्कत है कि भाई यूएसए में अगर टैरिफ वगैरह के कारण दिक्कत आती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी अभी फार्मा, ये जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उन पर अभी यूएस ने कोई टैरिफ वगैरह ज़्यादा लगाया नहीं, मतलब उनको थोड़ा रियायत दे रखी है। तो अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसके। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब 1-2 नेगेटिव्स है, बाकी उसके अलावा इसके अंदर अट्रैक्शन भी थोड़ा हल्का फुल्का नजर आ रहा है। मतलब बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं कह सकते। और फिर भी मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई हमको कन्फ्यूजन है, थोड़ा रखना भी है, मन हो रहा है, तो थोड़े शेयर रख सकते हैं, थोड़ी सेल भी कर सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। फिर दोस्तों कैनरा रोबेको आईपीओ, AMC कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी है, काफ़ी अच्छा सेक्टर है ये। तो इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है? इसकी जीएमपी में भी उछाल देखने को मिला है। 266 रुपये के अंदर अलॉट हुआ है। 14 रुपये के आसपास जीएमपी मान के चले तो 280 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना एक नजर आ रही है। मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा तो 275 रुपये से लेकर 290 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की एक संभावनाएं नजर आ रही है। कि डिमांड शुरुआत से ही कम थी, बट कंपनी बैलेंस नजर आ रही है। उम्मीद है पॉजिटिव लिस्टिंग होनी चाहिए। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो टारगेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो लिस्टिंग इस देकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बट ये कंपनी ओवरऑल मैंने देखा तो काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छी कंपनी नजर आ रही है। मतलब किसी के मन में आ जाए कि मुझे 8-10 शेयर रखने हैं ट्रायल के लिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली कुछ बात नजर नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है। AMC म्यूचुअल फंड का सेक्टर काफ़ी अच्छा और डिमांडिंग है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। देखिए जब तक स्टॉक मार्केट जिंदा है, हम स्टॉक ले रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड तो हमेशा ये बिजनेस काम करेगा। बाकी बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और अभी कम कंपनियां लिस्टेड है, ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन इस साल के 47%, 47% के मार्जिन है,
बहुत बढ़िया बात है। डेट फ्री कंपनी है, मतलब ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है जहाँ डेट फ्री हो, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा हो, मार्जिन इतने अच्छे हो। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, वैल्यूएशंस ओके है, वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है बट थोड़ी सस्ती कर दी, क्योंकि ये अभी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनसे छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से ज़्यादा सस्ती करनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ओके कह सकते हैं इसको। बाकी जो टॉप 10 एएमसीज है उसके अंदर अभी इसका नंबर नहीं आता है, उसके अंदर दूसरे प्लेयर्स अभी हैं। बाकी ओवरऑल कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा, अट्रैक्टिव कंपनी तो नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ छोटी है, देखिए कोई अब बड़ा प्लेयर भी होगा तो कोई छोटा प्लेयर भी होगा, ऐसा तो होना ही है। बाकी विशेष कमी कुछ नज़र नहीं आई, बाकी बैलेंस्ड कंपनी आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप लोग क्या करने वाले, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न हो कि भाई थोड़ा कंपनी को देखते हुए अट्रैक्शन आ रहा है तो थोड़े रख सकते हैं, थोड़े इस तरह की सेल कर सकते हैं, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने, सेल करने, बाय करने, सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और काफ़ी लोगों के आईपीओ अलॉट नहीं हुए, काफ़ी लोग कि लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। तो अगर इन दोनों में से मुझे अगर परफेक्टली बैलेंस करें, जिसमें फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके फैक्टर्स अच्छे नजर आए, जिसके अंदर रिस्क कम है, तो वो कैनरा रोबेको थोड़ी फिट बैठती है। भाई इसकी मान लो नीचे लिस्ट हो जाए, किसी को लगता है कि भाई एक किसी की बाइंग करने की आदत होती है कि भाई अब दिवाली आ रही है या पोर्टफोलियो के अंदर कुछ शेयर रखने, तो इन दोनों में से बैलेंस्ड कैनरा रोबेको थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। बाकी हाँ अगर आप एलजी से कंपेयर करेंगे तो एलजी के कंपैरिजन में अभी रिसेंटली कोई आसपास आईपीओ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये है सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।